we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ वह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चर्चा का विषय है कि क्या एआई गैरकानूनी काम कर रहा है, क्योंकि एआई द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को बेरोक टोक इस्तेमाल करने के मामले अदालत पहुंचने लगे हैं। और आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि क्या एआई गैरकानूनी काम कर रहा है। अब देखा जाए तो आजकल चारों ओर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर सुनाई पड़ रहा है। हर काम में एआई की सहायता ली जा रही है। लेकिन लंदन में हुए एक मुकदमे ने एआई सिस्टम बनाने वाली कंपनियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। चैट जीपीटी समेत अन्य एआई कंपनियां जिस तरह अपना सिस्टम तैयार कर रही हैं उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। अब फोटो यानी तस्वीरें उपलब्ध कराने वाली एक दिग्गज कंपनी है, दुनिया की जानी मानी कंपनी है गेटी इमेजेस। तो गेटी इमेजेस ने स्टेबिलिटी एआई पर पहले मुकदमा किया, जिसमें गेटी का आरोप था कि स्टेबिलिटी एआई ने उसकी 1.2 करोड़ कॉपीराइट इमेजेस यानी तस्वीरों को उनके चित्र, परिचय और मेटाडेटा का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है। गेटी का कहना था कि स्टेबल डिफ्यूजन नामक इमेज प्लेटफॉर्म स्टेबल ने इनका इस्तेमाल किया है। और इमेज जनरेशन मॉडल के बारे में अगर हम आपको बता दें कि ये कैसे काम करता है, तो ये जनरेटिव एआई का हिस्सा है। इमेज जनरेशन में एआई के जरिए चित्र बनाए जाते हैं। अगर किसी पहाड़ या नेता का चित्र आप एआई प्लेटफॉर्म से बनाने के लिए कहते हैं तो वो अपने सर्वर में मौजूद डेटा के आधार पर चित्र बना करके दे देता है। तो गेटी इमेजेस का कहना है कि स्टेबल एआई ने अपने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म स्टेबल डिफ्यूजन में गेटी की तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उसकी मंजूरी के किया है और इसके लिए उसे हर्जाना देना होगा, ऐसा उसने केस किया था। गेटी ने हर्जाने के लिए बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जो मुकदमा उसने दाखिल किया था। यह मुकदमा गेटी ने लंदन की अदालत में दाखिल किया था। हालांकि बाद में गेटी ने अपना ये कॉपीराइट का मुकदमा जो है वो तकनीकी बातें, तकनीकी आधार आड़े आने के कारण वापस भी ले लिया, क्योंकि उसको कुछ तकनीकी पहलू थे जो केस को साबित करने के आड़े आ रहे थे। जैसे कि गेटी ने लंदन की अदालत में ये मुकदमा दाखिल किया था, लेकिन कॉपीराइट उल्लंघन लंदन के क्षेत्राधिकार में साबित करना उसके लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा था। वो क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो इस्तेमाल कर ली गई हैं जो कॉपीराइट की थी बिना हमसे पूछे हुए। लेकिन जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई, जिसका आरोप उसने लगाया था, वो तस्वीरें तो यूएसए के सर्वर से की गई थी। तो फिर वो ये कैसे साबित करता कि यूके में कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा वो ये भी नहीं साबित करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि जो ट्रेंड किया गया है एआई को उसकी तस्वीरों के माध्यम से, तो उसमें उसकी तस्वीरें कैसे यूज हुई हैं। तो ये सब तकनीकी चीज़ों के कारण जो था गेटी ने अपना मुकदमा कॉपीराइट वाला जो था वो वापस ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने पूरा मुकदमा वापस ले लिया। गेटी ने अभी भी ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा अपना जारी रखा है। उसका कहना है कि मेरी तस्वीरों पे जो वाटरमार्क हैं वो सब उसके साथ तस्वीरें यूज की जा रही हैं, तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। तो उसने ट्रेडमार्क वाला मुकदमा अभी भी अपना लंबित रखा हुआ है। तो बात यह है कि भले ही गेटी ने कॉपीराइट का मुकदमा वापस ले लिया हो, लेकिन ये एक मामला बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो ये इस बात पर जोर डाल रहा है, ये केस दिखा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां कानूनी तौर पर अपने सिस्टम कैसे बना सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है इस केस से जो सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या एआई डेवलपर अपने सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कॉपीराइट सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं।
यानी बिना किसी रोक टोक के जो जो चीज़ें पड़ी हैं इंटरनेट पे कॉपीराइट का, उसको भी वो बिना किसी अंकुश के रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर उन्हें ऐसा करने से पहले स्पष्ट रूप से जिसने कॉपीराइट है जिस कंपनी का, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और उसका लाइसेंस शुल्क भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो गेटी का मामला था, इससे ये एक बड़ा सवाल निकल कर के सामने आया है कि एआई कंपनियां जैसे अपने उसको प्रशिक्षित कर रही हैं, तो वो कैसे चलेंगे उनके मॉडल। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए ये जानना होगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एआई मॉडल कैसे सीखते हैं, यानी उनको ट्रेंड कैसे किया जाता है। यानी अब जब जैसे कि आपने एक सवाल उनसे पूछा, आप एआई से जैसे चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं, तो वो कुछ ही सेकंड में आपको एकदम सटीक उत्तर कैसे दे सकता है। तो ये कैसे ट्रेंड किए जाते हैं, थोड़ा सा ये भी आप जान लीजिए। बात यह कि पारंपरिक सॉफ्टवेयर तो प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, वो प्रोग्रामिंग के निर्देश का पालन करते हैं। लेकिन जो एआई सॉफ्टवेयर बनाए जाते, एआई सिस्टम है, वो एआई सिस्टम पैटर्न और संबंधों की पहचान करने के आधार पर चलता है और उसके लिए वो लाखों उदाहरणों की जांच करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप सिस्टम को कहेंगे कि एक पहाड़ों पर सूर्यास्त की एक पिक्चर बना दीजिए, आप चैट जीपीटी पे लिखिए तो पिक्चर बन के आती है। तो जब आप लिखते हैं कि पहाड़ों पर सूर्यास्त की एक पिक्चर बनाने के लिए आप जब कहते हैं, तो जो उसे एआई को प्रशिक्षण के दौरान जो उसको अनगिनत सूर्यास्तों और पर्वतीय दृश्यों की अपनी समझ जो उसको मिली थी, जो डाली गई थी ट्रेनिंग के दौरान, वो उस मेमोरी का उसका उपयोग करके एक सूर्यास्त का पिक्चर बना के आपको दिखा देता है, तैयार करके दे देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सीखने की प्रक्रिया उचित उपयोग या कॉपीराइट उल्लंघन का गठन करती है? यानी जिस तरह से ये सिखा रहे हैं कि इंटरनेट पे जो सामग्री पड़ी है, आप जब भी एआई मॉडल ट्रेन करा जाता है तो वो उस सब से गुजरता है। वो चीज़ ट्रेंड करने के लिए उसमें हजारों लाखों चीज़ें वैसी ही वो दिखाई जाती है, उसमें डाली जाती हैं ताकि वो बिल्कुल सही उत्तर दे। तो ये मुद्दा उठा है कि क्या इसमें कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जिनकी पिक्चर्स या जिनकी सामग्री यूज की जा रही है और वो कॉपीराइट है, तो उसमें उसकी इजाजत लेनी जरूरी होगी कि नहीं होगी। ये एक बड़ा सवाल ये गेटी वाले मामले से निकल के आया है। बात यह है कि यहाँ मुद्दा सिर्फ तस्वीरों का नहीं है कि तस्वीरें गेटी ने कहा हमारी तस्वीरें ले ली हमसे बिना पूछे। मुद्दा ये है कि कॉपीराइट कंटेंट इंटरनेट पर जो पड़ा हुआ उसका इस्तेमाल एआई प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एआई की लीगलिटी पर सवाल शुरू हो गए हैं कि ये सब कुछ कर रहा है, ये कानूनी है कि नहीं है, ये गैर कानूनी रूप से ये सब इस्तेमाल तो नहीं करने लगा है। अब गेटी इमेजेस उन कंपनियों में है जिसने इस मुद्दे को कोर्ट तक घसीटा। हालांकि उसने बाद में अपना मुकदमा कॉपीराइट वाला वापस ले लिया तकनीकी पहलुओं को देखते हुए, लेकिन ये एक सवाल कानूनी सवाल तो सामने आ ही गया है कि एआई जो है वो कैसे कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है। अब अगर हम इस बात को एक और उदाहरण से समझें तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे कोर्ट के फैसले जो है वो ऑनलाइन पड़े होते हैं और इनको एआई कंपनियां अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके लीगल एआई प्लेटफॉर्म बना रही हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं ऐसे, और उस प्लेटफॉर्म पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक जैसे मुकदमे विवाद के फैसले सर्च रिजल्ट में दिखाई दे जाएंगे। तो अब क्या है, कोर्ट के फैसले तो कॉपीराइट वाले नहीं हैं, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। कोर्ट के फैसले ये कोर्ट की वेबसाइट पर पड़े होते हैं, इसलिए उनमें कॉपीराइट का विवाद नहीं आता। लेकिन जब किसी और विषय में जिसमें कॉपीराइट कंटेंट शामिल होगा, ऐसी विषय सामग्री जैसे कोई चित्र है, कोई संगीत है, वीडियो है, स्केच है, इन सब का इस्तेमाल करके एआई प्लेटफॉर्म बनाने में किया जाता है, तो क्रिएटर जो है जिसने इसको सृजित किया है, क्रिएट किया है, अपना कंटेंट स्पेशल और कॉपीराइट लिया है, वो कंटेंट बनाने वाले के अधिकारों का हनन होता है।
और इस पर अब व्यापक बहस शुरू हो गई है और इस पर कानून बनाने की जरूरत पूरी दुनिया महसूस कर रही है, महसूस की जाने लगी है। तो एआई प्रशिक्षण में बिना पूछे बताए इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने पर अंकुश लगाने की मांगे भी उठने लगी हैं। यानी जो कंपनियां हैं जिनका कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, वो सवाल उठाने लगी हैं कि मेरा कॉपीराइट है तो इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो दुनिया के सामने ये एक बड़ा मुद्दा आया है कि एआई कंपनियां जो स्वतंत्रता स्वच्छंदता से जो इंटरनेट पे सामग्री पड़ी है उसका इस्तेमाल कर रही हैं, वो कानूनन है कि नहीं है। तो आज मेरी बहस का चर्चा का मुद्दा यही था और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। तो आज बस इतना ही। फिर कोई अहम चीज़ें सामने आएंगी कानून से संबंधित तो मैं उस पर आपके साथ जरूर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।